तारीख थी 7 दिसंबर 1941। संडे का दिन था, सुबह का समय था, लोग अपने काम में व्यस्त थे। अमेरिका पर एक बहुत बड़ा हमला होता है, हमला प्लान करता है जापान। होता क्या है, अमेरिका का एक हवाई द्वीप है। हवाई मतलब एक उनका स्टेट है, उसका नाम हवाई है। वहाँ पर बहुत सारे द्वीप हैं, वहाँ पर एक ओहाओ नाम की एक द्वीप उनका छोटा-सा है, उस पर एक पूरा उनका बहुत बड़ा बेस था, एयर बेस बेसिकली या नेवल बेस जिसको हम लोग बोलते हैं, नेवल बेस था। होता क्या है कि जापान एक अटैक प्लान करता है। प्लान इतना सटीक था कि जो पर्ल हार्बर में उस टाइम पे 188 प्लेन खड़े हुए थे, जो बेसिकली एयरक्राफ्ट थे, सबको नस्ते-नाबूद कर देता है। 2400 से ज़्यादा लोग घायल होते हैं, मारे जाते हैं उस एक हमले में। यहाँ पर हमला 2 चरणों में हुआ, 2 फेज़ में हमला हुआ था और अमेरिका को थोड़ी बहुत भनक थी बट उस पर कोई प्लान ही नहीं था या कुछ ऐसा होने वाला कोई एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। बस अच्छी बात ये थी अमेरिका के लिए कि उनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे, वो वहाँ से बाहर थे, तो वो बच जाते हैं। अब ये हमले का मेन फेलियर जो था वो ये होता है कि कोई इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं थी, जो ये बात सरकार को या आर्मी को बता पाती कि एक अटैक प्लान हो रहा है। सो यहाँ से सबसे पहले न्यू पड़ती है, यहाँ पे अमेरिका को लगता है कि ये हमें एजेंसी की आवश्यकता है, जो हमें इस काम में मदद करे आके, जो हमें खुफिया खबरें बताए आकर के। सो यहाँ से एक प्लान बनता है, एक डीप स्टेट या उस टाइम पे डीप स्टेट का नाम भी नहीं था, वहाँ पर एक एजेंसी की नीड आती है सामने। अब होता क्या है जब ये नीड सामने आ जाती है, फिर टाइम आगे बढ़ता है। अब जब समय आगे बढ़ता है, समय आता है कोल्ड वॉर का। कोल्ड वॉर में होता क्या है, यूएस और यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन, अब ये लोग लगे पड़े थे एक-दूसरे को कंपेयर करने में, एक-दूसरे से आगे निकलने में। एक आगे निकलने की होड़ थी, डेमोक्रेसी वर्सेस कम्युनिज़्म, ठीक है? अब इसमें हो क्या रहा था कि अमेरिका भी अलग-अलग प्लान कर रहा था, अलग-अलग तरीके निकाल रहा था, यूएस से आगे निकलना है। आपने देखा था कि कैसे नासा मून पर लैंड कर जाता है और बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, बी 2 बॉम्बर्स बन रहे थे, अलग-अलग तरह के हथियार बन रहे थे। कुल मिला के डायरेक्ट युद्ध नहीं हो रहा था बट पूरा-पूरा एक-दूसरे को पीछे करने की कोशिश थी, युद्ध से कम भी नहीं था। वर्ल्ड वॉर की बात कोल्ड वॉर के समय में। सो होता क्या है कि इस टाइम पे और अमेरिका को लगता है कि यार अब तो एजेंसी की सख्त आवश्यकता है कि यूएसएसआर कर क्या रहा है आखिरकार? हम जाने कैसे सोवियत यूनियन में चल क्या रहा है? इसलिए एक एजेंसी की अत्यंत आवश्यकता पड़ती है। सो इन सबको देखते हुए अब होता क्या है कि 1947 का समय आ चुका था और वहाँ पर एक नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आता है 1947 के नाम से। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे उस टाइम पे हैरी ट्रूमन। अब ये हैरी ट्रूमन एक साइन करते हैं और उसमें एक क्लॉज़ ऐड होता है। क्लॉज़ बेसिकली जो था वो एक वेग क्लॉज़ था। वेग क्लॉज़ का मतलब ये होता है कि एक धुंधली लाइन लिखी जाती है। अब ये जो वेग क्लॉज़ था, एक जो धुंधली लाइन थी, ये लाइन लिखी क्या हुई थी? लाइन में एग्ज़ैक्ट वर्ड ये थे कि अदर फंक्शंस एंड ड्यूटीज रिलेटेड टू इंटेलिजेंस। अब इस लाइन का मतलब ये होता है कि जो दूसरे काम है और जो ड्यूटीज हैं रिलेट करती हैं जो इंटेलिजेंस से, वो काम ये एजेंसी करेगी। सो यहाँ पे जो अदर फंक्शन था वो डायरेक्ट रिलेट कर सकते थे कि ऑल इलीगल मिशंस जो अदर कंट्रीज पर यूएस प्लान करता था या अदर तरह से इधर से दूसरे कंट्रीज में घुसना, इंफॉर्मेशन को निकालना, ये काम सीआईए का था। ठीक है, अदर फंक्शंस का यहाँ पर सिंपल सा मतलब ये था। और जो विदेशी सरकारें थी उनको गिराना, जैसे ईरान में मोसादेक की सरकार गिरा दी गई थी, ठीक है? क्यूबा में कास्ट्रो के ऊपर जो अटैक हो रहा था, जो उसकी सरकार गिराने की कोशिश चल रही थी। तो इन सब चक्कर में ये प्रोपेगेंडा फैलाने का भी काम कर रही थी, इसलिए ये एजेंसी बनाई गई थी, ठीक है? और ये अपना काम अच्छे से करती है। अब क्या होता है कि सीआईए कैसे डीप स्टेट में ट्रांसफ़ॉर्म होने लगती है। बेसिकली डीप स्टेट को आप ऐसे समझो कि एक ऐसी कड़ी है, जो प्रेसिडेंट से ज़्यादा पावर रखती है। कुछ इतने पावरफुल लोग बैठे हुए हैं, एक ग्रुप है जो कोई बेसिकली ऑफिशियल कोई ग्रुप नहीं है बट एक अनऑफिशियल ग्रुप है। उसमें जो बड़े-बड़े नीतियाँ होती हैं, इकोनॉमी कैसे सर्वाइव करेगी, कैसे काम करेगी, ये सारी चीज़ें बेस्ड होती हैं एक समूह के ऊपर, वो कैसे प्लान करते हैं। देखो, सीआईए जो न्यूज़ देती है वही प्रेसिडेंट मानता है, उसी के हिसाब से देश चलाता है। सो सीआईए में लोग बैठे हैं, ठीक है, जो इकोनॉमी है, ठीक है, जो बड़े-बड़े अलग-अलग लोग हैं, वो लोग बैठे हुए हैं, वो लोग इस चीज़ को मैनेज करते हैं। अब कैसे स्ट्रक्चर, मैं स्ट्रक्चर आगे डिस्कस करूँगा। बट मैंने एक ओवरऑल डीप स्टेट के बारे में बताया आपको। तो अब यहाँ बात आती है सीआईए कैसे एक डीप स्टेट में बदलने लगता है, ठीक है? अब होता क्या है यहाँ पर, बेसिकली सीआईए के डीप स्टेट में बनने का सबसे बड़ा कारण था, एक इनको पावर मिल गई थी, पावर का नाम था प्लॉसिबिलिटी, डिनायबिलिटी। मतलब इसमें ये था कि ये लोग साफ मुकर जाते थे किसी बात से और इन पर कोई एक्शन भी नहीं हो रहा था यूएस की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। बेसिकली मतलब ये था इसका कि सीआईए ऐसा काम करेगी जिसकी जानकारी प्रेसिडेंट को लिख कर नहीं देगी। अब जब प्रेसिडेंट को लिखकर जानकारी नहीं दी जाएगी, उसको बता दिया या इन्फॉर्म कर दिया, तो इसमें प्रेसिडेंट का कोई रोल ही नहीं। प्रेसिडेंट साहब बोलेगा कि मुझको तो कुछ पता नहीं यूएस में, यूएस ने ऐसा किया ही नहीं है, ठीक है? कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी यूएस गवर्नमेंट की बनेगी ही नहीं जाके। तो ये चीज़ थी, यहाँ पर एक क्लॉज़ था, ठीक है? दूसरी बात ये थी कि सीआईए को इससे खुली छूट मिल गई, ठीक है?
अगर किसी देश में रिजीम चेंज ऑपरेशन करना है, तो राष्ट्रपति कहेगा कि मुझे पता ही नहीं कैसे हो गया, बट सीआईए काम कर देगा, ठीक है? यहाँ पर सीआईए पे कोई एक्शन भी नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये थी कि सीआईए ने बाद में क्या किया कि प्रेसिडेंट को बताना ही बंद कर दिया। बेसिकली सीआईए बनी थी इंटेलिजेंस और न्यूज़ को लाने के लिए, बेसिकली इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। बट सीआईए अब क्या काम करने लगी थी, एक तरह से पॉलिसी बनाने का काम करने लगी थी। प्रेसिडेंट को बताना ही नहीं, अपने आप से एक्शन प्लान कर देना, एक्शन कर देना। और यहाँ पर टॉप लोग जो थे, वो सीआईए के ही ऑफिसर्स हो गए, ठीक है? वही डीप स्टेट काम कर रहे थे और अलग-अलग फील्ड से आने वाले बिज़नेसमैन्स हो गए। मान लो कोई एक एम्यूनिशन कंपनी का मालिक है, ठीक है? सपोज़ करो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी है, अब वो भी इसके अंदर आता है। अब उसको क्या फ़ायदा, अगर युद्ध चलता रहेगा तो उसके हथियार बिकता रहेगा, अगर हथियार बिकता रहेगा उसको पैसा आते रहेगा। ये चीज़ हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सो इस तरह से सीआईए के बड़े-बड़े लोग शामिल थे इसमें। अब आगे जब कहानी बढ़ती है तो होता क्या है कि अब एक चीज़ और इसको पावर मिल जाती है, ब्लैक बजट। बेसिकली ये 3 पावर मिली हुई थी। पहली पावर जो थी वो आपकी डिनायबिलिटी वाली थी। सेकंड पावर जो थी ये थी ब्लैक बजट। ठीक है? अब ब्लैक बजट में क्या था कि जो बजट मिलेगा सीआईए को काम करने के लिए पैसा चाहिए ना, वो पैसा तो संसद देगी। बट यहाँ पर क्या था कि नॉन आइटमाइज़्ड होगा। मतलब यहाँ पर कोई चीज़ फिक्स नहीं हो कि सीआईए को ये बताना ही नहीं होगा गवर्नमेंट को कि उन्हें पैसा खर्चा कहाँ किया। आप पैसा तो दे रहे हो, संसद से पैसे जा रहा है, बट पैसा खर्चा कहाँ हो रहा है, इस चीज़ की जानकारी संसद को देनी ही नहीं है और उनसे कोई माँगेगा नहीं। जब आपसे कोई पैसा तो आ रहा है आपके पास, बस कोई हिसाब माँगने वाला ही नहीं है, तो आपको खुला हाथ, एक फ्री हैंड मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक फ्री हैंड इस वे में भी मिला सीआईए को। दूसरी बात ये आई कि प्रेसिडेंट का कार्यकाल होता था, वो होता था 8 साल का। बेसिकली आप यूएस में अगर कोई प्रेसिडेंट है, वो केवल 2 बार प्रेसिडेंट बन सकता है, ठीक है? अपने पूरी लाइफ़ में, उसके बाद उसको चांस ही नहीं मिलेगा। उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है। 4-4 साल के कम होते हैं, मान लो अब ट्रम्प है, ट्रम्प पहले एक बार बन गए थे, ठीक है, 2019-20 तक थे, बाद में दोबारा अभी बने हैं। सो इनको क्या हुआ था, ये अपना अब जब चले जाएँगे ना, इसके बाद ये प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं यूएस के, तो 8 साल इनके फिक्स हैं। अब यहाँ बात करें सीआईए की, तो सीआईए में जो लोग बैठे हैं ना, वो ये 30-40 साल से बैठे हुए हैं। उनको कोई हटाने वाला नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पर एक चीज़ और होती है, मान लो प्रेसिडेंट ने कोई रूल पास किया, ठीक है? जिसको सीआईए को पसंद नहीं आया, तो पहली बात तो सीआईए पास होने नहीं देगी। दूसरी बात ये, अगर पास हो भी गया, तो सीआईए उसको इम्प्लीमेंट होने में इतना टाइम लगा देगी कि तो प्रेसिडेंट की सरकार चली जाएगी, नया प्रेसिडेंट आएगा, वो इनकी बात मान लेगा। तो सेम चीज़ चल रही थी यहाँ पर। और ऐसे ही चल रहा है आज भी। मतलब कुल मिला के सीआईए पर ही निर्भर रहना पड़ेगा यूएस के प्रेसिडेंट को और सीआईए ही तय करेगी क्या बताना है प्रेसिडेंट को और क्या नहीं बताना है। यहाँ पर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ब्रोकरेज हो रही थी, मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन प्रेसिडेंट के पास पहुँचेगी नहीं। आप बता ही नहीं रहे हो पूरी बात। आपको लगता है ये चीज़ इम्पोर्टेंट, ये बता दिया प्रेसिडेंट को, बाकी बताया ही नहीं। वो प्रेसिडेंट खुद में कर रही थी सीआईए और ऐसे रूल्स इनके ऊपर थे कि इनको बजट मिलता ही रहेगा। इनको ये बताना ही नहीं कि हमने खर्चा कहाँ किया। पूरा फ्री हैंड था सीआईए को और सीआईए को एक तरह से ये भी पावर दे दी गई कि अगर आपको लगता है आप किसी भी लॉ को तोड़ सकते हो यूएस के। सपोज़ करो कि अगर तुमको लगता है कि कोई जो चीज़ नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, आप उसके लिए क्या करोगे कि आपको यूएस के लॉ फ़ॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। इतना फ्री हैंड दिया गया था सीआईए को और आज भी है, ऐसा नहीं कि दिया गया था मतलब एंड हो गया। आज भी चल रहा है, बस उसमें कुछ चीज़ें कोई कमी आई है। वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। सो अब क्या होता है 1947 में जब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में सीआईए तो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर ये सारी चीज़ें कानून तोड़ने का अधिकार दे दिया गया था, ठीक है? उसके बाद में जो इनका ऑफ़िसर स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पर कोई ऑफ़िस वाला सीन नहीं है कि नहीं, नहीं ऑफ़िशियल स्ट्रक्चर हो डीप स्टेट का, ऐसे काम सीआईए का तो है। सीआईए में तो पता है ये पोस्ट डायरेक्टर की है, उससे नीचे सब बॉडी आती है उनकी, उसके नीचे ये ऐसे बेसिक पूरा स्ट्रक्चर है। बट डीप स्टेट का कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पर एक बात आती है, एक नाम है माइक लोफग्रेन। अब जो माइक लोफग्रेन है, ये बेसिकली एक कांग्रेस सहायक रहे हैं, ठीक है? अब कांग्रेस मतलब जैसे अपने यहाँ संसद बोलते हैं, ऐसे वहाँ पर जो उनकी संसद उसको कांग्रेस बोलते हैं, ठीक है? यहाँ पार्टी का नाम नहीं है, यहाँ पर संसद को ही उनके कांग्रेस बोलते हैं। तो कांग्रेस सहायक मतलब वहाँ पर एक पोस्ट थी, वहाँ पर ये बेसिकली वाशिंगटन जो उनकी कैपिटल है, वहाँ पर ये बजट सिस्टम में जॉब करते रहे और लगभग इन्होंने 28 साल उसमें जॉब की हुई है। अब ये बताते हैं कि जो डीप स्टेट है वो 3 नोड में काम करता है। उनका कोई लेयर स्ट्रक्चर नहीं, लेयर मतलब होता है लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5 ठीक है? जब लेयर स्ट्रक्चर होता है जैसे आप सपोज़ करो सीढ़ियाँ हैं। सबसे टॉप सीढ़ी उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे। कंपनी में क्या होता है? डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर ठीक है? टीएल, एसएमई और नीचे-नीचे ऐसे लाइन पूरी एक लिस्ट होती है। पता होता है कि किससे ऊपर कौन है। बट सीआईए में तो यही चीज़ फ़ॉलो हो रही है, डीप स्टेट में ये चीज़ फ़ॉलो नहीं हो रही। डीप स्टेट में क्या है नोड स्ट्रक्चर है। नोड मतलब क्या एक पार्टी है, एक पार्टी है, एक पार्टी है। 3 पार्ट सबकी सेम लेवल पे हैं। किसी का लेवल ऊपर-नीचे नहीं है, ठीक है? अब जो इनका पहला पार्ट आता है सामने, वो जो पार्ट है उसको बोलते हैं हम लोग नोड सिक्योरिटी नोड हो गई या इंटेलिजेंस नोड हो गई, ठीक है? सिक्योरिटी इंटेलिजेंस दोनों ही बोल देते हैं हम लोग। अब इसमें क्या है, अब सीआईए सेंट्रल
इंटेलिजेंस एजेंसी जो इनकी है एफबीआई हो गई, ठीक बेसिकली इनकी पुलिस एनएसए हो गई और पेंटागन जहाँ पर इनका मेन मुख्यालय है, जहाँ से सारे रक्षा विभाग इनका चलता है, पूरा जो पूरा मैनेज करता है वो पेंटागन उस बिल्डिंग का नाम है। पूरा पेंटागन ये इसके अंदर आता है। बेसिकली बड़े-बड़े ऑफिसर्स आते हैं, ठीक है? जो डीप स्टेट का पार्ट है। मतलब इनमें से जो लोग हैं वो डीप स्टेट का पार्ट बनते हैं आके, ठीक है? अब जो ये तो फर्स्ट नोड हो गई, इंटेलिजेंस या फिर जो सिक्योरिटी नोड हो गई। अब जो सेकंड नोड आती है वो आती है फाइनेंशियल नोड, ठीक है? अब ये जो फाइनेंशियल नोड है इसका डायरेक्ट लिंक वॉल स्ट्रीट से है। बेसिकली वॉल स्ट्रीट जिनको ना पता मैं उनको बता दूँ। अब जो यूएस का मेन स्टॉक मार्केट है वो उस रास्ते का नाम है वॉल स्ट्रीट। वॉल स्ट्रीट में बड़े-बड़े दुनिया भर के बैंक्स हैं, ठीक है? इतना अंधा पैसा, जितनी अंधी इकोनॉमी है, पूरी वॉल स्ट्रीट पे ही बेस्ड है, समझे? मेन चीज़ ये है कि बड़े-बड़े बिज़नेसमैन, बैंक्स और स्टॉक मार्केट एक्सचेंज सारी चीज़ें इसी वॉल पे स्थित है। तो वॉल स्ट्रीट के जो बड़े-बड़े लोग हैं, वो लोग इस नोड में आते हैं, ठीक है? यहाँ से पूरी इकोनॉमी जो यूएस की ट्रेज़री डिपार्टमेंट है, वो पूरा कंट्रोल कर लेते हैं ये लोग आके, ठीक है? ये इतने हाई प्रोफाइल लोग हैं। जो नेक्स्ट नोड आती है, वो आती है टेक और कॉन्ट्रैक्टिंग नोड, ठीक है? अब ये जो टेक और कॉन्ट्रैक्टिंग नोड है, इसको आप ऐसा समझो कि माइक्रोसॉफ्ट को अगर कंट्रोल करना है, तो मतलब एक माइक्रोसॉफ्ट भी एक डिविज़न का पार्ट हो गया। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बात कर रहा हूँ। किसी देश में रेज़ीम चेंज ऑपरेशन होता है, वहाँ लाइट काटनी है और लाइट जो मैनेज हो रही है, पूरा पावर ग्रिड मैनेज हो रहा है, वो हो तो एक कंप्यूटर के थ्रू रहा है। सो कंप्यूटर ये कहाँ से आया, इसके अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट चल रहा है या एप्पल चल रहा है, वो कहाँ से आया? वो यूएस से आ रहा है। यूएस से आएगा, एक बग डाल देगा, जो चाहेगा वो तुम्हारे लैपटॉप से कर लेगा आके, ठीक है? सो ये आती है टेक नोड में, ठीक है? मतलब पैसा, पावर और सिक्योरिटी, तीनों चीज़ें जो हैं वो डीप स्टेट के हाथ में कंट्रोल होती हैं। और डीप स्टेट एक तरह से जो प्रेसिडेंट है वो टेम्परेरी एक पोस्ट है। जो बैकएंड में पूरी एक प्रॉपर पोस्ट है, एक प्रॉपर पूरी सीरीज़ है, एक प्रॉपर पूरी लाइन है जो पूरा काम कर रही है, वो आपका डीप स्टेट हो गया। प्रेसिडेंट दिखने भर का है, बट जो पीछे रियल काम कर रहे हैं वो लोग अलग हैं। और ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट के साथ पूरी मिक्स्ड अप हो या प्रेसिडेंट हर बात जानता हो। दोनों का ओपिनियन अलग-अलग होते हैं, दोनों अलग-अलग तरीके से काम करते हैं। लेकिन किसी भी प्रेसिडेंट में इतनी दम नहीं है कि जो डीप स्टेट को चैलेंज कर दे, ठीक है? इतना पावर है डीप स्टेट के पास में। अब इसके बाद में जब हम लोग आगे बात करते हैं, तो अब बात होती है डीप स्टेट की जो मॉडस ऑपरेंडी है, ठीक है? प्रभाव के तरीके हैं, प्रभाव कैसे दिखता है? सो देखो, सबसे पहली बात तो ना कि अगर प्रेसिडेंट ने कोई रूल पास कर दिया, ठीक है? और वो रूल डीप स्टेट को या उनके लोगों को पसंद नहीं आया, सो होगा क्या कि प्रेसिडेंट के खिलाफ मीडिया में जानकारियाँ ऐसी लीक कर देंगे, ठीक है? जिसके थ्रू प्रेसिडेंट के ऊपर खुद ही प्रेशर आ जाएगा। सपोज़ करो एप्स्टीन फाइल वाली बात आ गई, अगर मान लो ट्रम्प की और डीप स्टेट की नहीं बन रही है, तो मे बी हो सकता है कि डीप स्टेट ने इसीलिए सारी एप्स्टीन फाइल्स रिलीज़ कर दी, एक तरह से प्रेशर आ जाए, ठीक? सपोज़ करो फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि बहुत सारे प्रेसिडेंट के सीक्रेट्स जो होते हैं वो डीप स्टेट के पास होते हैं। फ्यूचर से लेके पास्ट तक की हर चीज़ होती है उनके पास। सो नेक्स्ट चीज़ आती है, मान लो कि एक नया पॉइंट आता है जो हो गया फूड ड्रैगिंग, पैर खींचना। इसमें होता क्या है कि मान लो कोई लॉ पास कर दिया, ठीक है? अब डीपी स्टेट को पसंद नहीं आया। उसको पता है ये प्रेसिडेंट 4 साल ही तो इसकी पावर है सिर्फ़, 4 साल के लिए ही तो प्रेसिडेंट है। उसमें मान लो 1 साल निकल गया है, 3 साल बचे थे उसके, तब उसने लॉ पास किया। तो इतना अटका देंगे, इतना धीरे काम कर देंगे, 3 साल तक पास ही नहीं हो पाएगा, मतलब इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाएगा। पास तो हो गया कांग्रेस से, संसद से, बट इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाया। बाद में प्रेसिडेंट आया, उसने चेंज कर दिया आके। तो ये चीज़ भी होती है, ठीक है? अब बजट नियंत्रण, अब क्या होता है कि वो जो बजट पूरा कंट्रोल करते हैं। बजट कंट्रोल कैसे करते हैं? जो रक्षा विभाग है, ठीक है? उसका बजट बिल्कुल ऐसा बना देंगे, इतना टिपिकल बना देंगे, उसमें कटौती करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? इतना देखो, ये हाई प्रोफाइल लोग हैं, ठीक है? ये सारे लोग अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, ठीक है? अब कोई एमपी है, कोई एमएलए है, वो आता है, उसके पास इतना नहीं पता होता उसको बेसिकली कैसे मैनेज करना है। तो यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, इतना टिपिकल बना दो बजट को, इतना घुमा-फिरा के बना दो, इतनी सारी चीज़ें दिखा दो उसमें कि उसको कॉस्ट कटिंग होना ही मुश्किल हो जाए। तो बजट भी ऐसे ये लोग कंट्रोल कर लेते हैं। ये बेसिक स्टेप्स थे और प्रभाव के तरीके ये थे। अब आता है 1963 का दौर, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जॉन एफ कैनेडी की और यूएस के जो डीप स्टेट है या फिर यूएस का जो सीआईए, उसके बीच में पंगा होता है, मतलब लफड़ा होता है इंटरनल मैटर का, ठीक है? अब देश का प्रेसिडेंट और जो आपका डीप स्टेट है, इसके बीच में लड़ाई होती है। यहाँ पर होता क्या है बेसिकली, शुरुआत से शुरू करते हैं हम लोग। देखो, एक बात आपको मैं फॉर एग्ज़ाम्पल समझाना चाहता हूँ और मैंने पहले भी अपने वीडियोज़ में ये बात बोली है और मैं आज अगेन बोलता हूँ। प्रेसिडेंट यूएस का और डीप स्टेट का रिलेशन ऐसा है जैसे कि आपके गाँव में प्रधान और सचिव का होता है, ठीक है? प्रधान चाहता है कि ये काम गाँव में हो और सचिव क्या करेगा, उसमें रोड़ा उत्पन्न करेगा। या फिर सचिव अगर चाहता है कि ऐसा काम हो, प्रधान नहीं चाहता, दोनों में बनती नहीं है, तो दोनों एक-दूसरे की बात को, काम को काटने की कोशिश करेंगे। अगर दोनों में बन रही है तो काम हाई स्पीड में होगा, ठीक है? अगर दोनों में बन नहीं रही है, तो काम स्लो पड़ जाएगा बेसिकली।
और काम होने में मुश्किलें आएँगी। सचिव चाहता ही नहीं कि प्रधान का ये काम होने पाए, ठीक है? प्रधान चाहते नहीं सचिव के कि ये काम करे सचिव, करना चाहता हो जो सचिव। सो बनने बिगड़ने वाली बात है यहाँ पर। डीप स्टेट को समझ लो आप सचिव है गाँव का और जो प्रेसिडेंट है वो प्रधान हो गया आगे यहाँ पर, ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं कि हुआ क्या था बेसिकली 1961 में एक केस हुआ था, एक वे ऑफ पिग्स की कहानी आई थी सामने। वे ऑफ पिग्स एक नाम है, एक इंसिडेंट हुआ था, एक पूरा केस है। केस में होता क्या है बेसिकली 1961 में हुआ क्या था, क्यूबा में फेडरल कास्ट्रो की गवर्नमेंट, ठीक है? अब सरकार इसको गिराना चाह रही थी यूएस की, ठीक है? वो इसको लाइक नहीं कर रही थी। यहाँ पर क्या करते हैं डीप स्टेट एक प्लान करता है रेजिम चेंज ऑपरेशन का। अब यहाँ क्या था कि वो क्या कहते हैं 17 अप्रैल 1961 को सीआईए एक तरह से 1500 जो क्यूबन जो लोग ऐसे थे जो प्रेसिडेंट के खिलाफ थे उनको वेपन देते हैं, उनको ठीक मिलिटराइज़ करते हैं, ठीक 1500 लोगों को उतार देते हैं क्यूबा में, कि जाकर तुम अटैक करो और रेजिम चेंज कर दो। वहाँ से जो ये फिडेल कैस्ट्रो की गवर्नमेंट है इसको हटा दो। बट यहाँ होता क्या है कि 72 घंटों के अंदर-अंदर क्यूबा पे कंट्रोल कर लेता है प्रेसिडेंट वहाँ का, जो ये फिडेल कैस्ट्रो था, ठीक है? और ये लोग 1500 लोग मारे जाते हैं, इनको जेल में डाल दिया जाता है। यहाँ पर पूरा मिशन जो था सीआईए का ये फ्लॉप होता है। इसका कारण क्या था कि प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी और क्योंकि सीआईए भी नई-नई थी उस टाइम में 1961 में और क्योंकि ऑलमोस्ट आप मिला लो 14-15 साल ही हुए थे सीआईए को बने भी और इस चक्कर में जो मिशन फेल होता है और इसके पूरा जो बम फटता है वो फटता है जॉन एफ कैनेडी पे, जो उस टाइम के तत्काल के वहाँ के प्रेसिडेंट हुआ करते थे यूएस के। बट कैनेडी का यहाँ पर मानना था कि वो चाहते नहीं थे ये मिशन प्लान हो। सीआईए ने अपने आप से कर लिया क्योंकि सीआईए के पास लॉ था, उसके पास पूरी हैंड फ्री हैंड मिला हुआ था, तो उसने अपने दम पर प्लान कर दिया, ठीक है। प्रेसिडेंट को जानकारी नहीं थी या जानकारी थी भी, तो उनको ऐसा नहीं लग रहा था कि इतना बड़ा अटैक हो जाएगा और प्रेसिडेंट का फुल रोल नहीं था। ठीक, इस बात पर जो ये प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, ठीक है, अब ये खिसियाए हुए थे सीआईए पर। सो सीआईए का जो उस टाइम का तत्काल का डायरेक्टर हुआ करता था ना, जिसका नाम था एलन डेल्स, ठीक है। अब जो एलन डेल्स था इसको हटा देते हैं वो, इसकी पोस्ट से और नया सीआईए डायरेक्टर बिठा देते हैं इसकी जगह पर। ये चीज़ सीआईए को पसंद नहीं थी और दूसरी बात कि वो एक और लाइन पब्लिक में आके बोलते हैं कि मैं सीआईए के हज़ारों टुकड़े करूँगा और उसको हवा में बिखेर दूँगा। ये बात सीआईए को चुभ जाती है। पहला पिन पॉइंट चीज़ ये आती है, दूसरा पिन पॉइंट चीज़ आती क्या है कि वियतनाम वॉर में अमेरिका उलझा हुआ था, ठीक है? यहाँ पर कम्युनिज़्म वर्सेस डेमोक्रेसी की लड़ाई चल रही थी और यूएस की आदत है घुसने की, ठीक है? 1955 से ही घुसा हुआ था वियतनाम वॉर में। यहाँ पर अमेरिका को एक तरह से लॉस ही हो रहा था, ठीक है? सैनिक मर रहे थे, पैसा वेस्ट हो रहा था और बदनामी अलग हो रही थी कि इतने साल से तुम घुसे हुए हो, तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, ये कहते हैं बेसिकली यहाँ पर जॉन एफ कैनेडी करते क्या हैं, एक नेशनल सिक्योरिटी एक्शन मेमोरेंडम 263 को साइन करते हैं। इसमें लिखा ये हुआ था कि 1963 के अंत तक हम वियतनाम से अपनी फ़ौजें निकालेंगे और इस युद्ध को खत्म करेंगे, ठीक है? क्योंकि इसमें हमारा लॉस हो रहा है और कुछ सही साट इसमें ऑप्शन दिख नहीं रहा है। सो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर समस्या ये थी, जो मैंने पहले आपको बात बताई थी, कि बहुत बार या बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास वेपन की कंपनियाँ थी, वेपन की फैक्ट्रियाँ थी, जो बड़े-बड़े जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं वो प्रोड्यूस करते थे। उनको फ़ायदा हो रहा था इस वॉर से। जब तक लड़ाई चलेगी तब तक उनका सामान बिकेगा, अगर लड़ाई नहीं होगी सामान नहीं बिकेगा। जो वेपन बनाने वाली कंपनी उनका सिंपल सा रूल है और ये प्राइवेट कंपनीज़ थी। इनके जो बड़े-बड़े मालिक थे वो डीप स्टेट का पार्ट हुआ करते थे। तो यहाँ पर कहते हैं कि वो लोग भी इस बात पे खिसियाए हुए थे। वो लोग क्या डीप स्टेट नहीं चाहता था कि ये वॉर बंद हो क्योंकि उन लोगों को फ़ायदा हो रहा था। बट जॉन एफ कैनेडी को ये लगता है कि ये हमारे देश का फ़ायदा होना चाहिए और हमारी आर्मी का फ़ायदा हो। इस चक्कर में ये दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होती है। पहली कॉन्फ्लिक्ट जो थी वो वियतनाम वॉर को लेकर हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि सीआईए का डायरेक्टर चेंज हुआ था। जब तो जो तीसरा पॉइंट आता है वो ये आता है कि इज़राइल उस टाइम पर अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा था और उसका डिमोना नाम का एक पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर था, उसके खिलाफ थे जॉन एफ कैनेडी, ठीक है? जॉन एफ कैनेडी नहीं चाहते थे कि इज़राइल न्यूक्लियर बम बना ले और आपको पता है बहुत सारे यहूदी आज भी हैं जो ऑलमोस्ट पूरा यूएस कवर करते हैं और सबसे बड़ी-बड़ी संस्थान उन्हीं के हैं। सो यहाँ पर वो लोग डायरेक्ट इंटेंशन थी कि इज़राइल को मजबूत करना है और वो लोग डीप स्टेट का पार्ट थे। तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी थे, वो प्रोसेस डीप स्टेट हो रखा था प्रॉपर, ठीक है? बाद में होता क्या है 1963 में उनकी हत्या कर दी जाती है, एक इंडिविजुअल आदमी हत्या करता है। ठीक है, अब इस हत्या के बाद में थोड़ा-सा कॉन्फ्लिक्ट पैदा होती है। कॉन्फ्लिक्ट पैदा क्या होती है? कॉन्फ्लिक्ट ये होती है कि एक वॉरेन कमीशन बनता है। इस कमीशन का काम ये था कि जो जॉन एफ कैनेडी की हत्या हुई है, इसकी पूरी जाँच करे, इसकी खोजबीन करे और पता लगाए कारण क्या है? क्या ये कोई एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है या फिर ये एक तरह से एक इंडिविजुअल ने उनको नापसंद करने के पीछे हत्या कर दी उनकी। अब जो इस कमेटी को लीड कर रहा था, शॉकिंग बात ये थी कि उनका नाम था एलन डेल्स था। ये वही बंदा था जिसको सीआईए का डायरेक्टर हुआ करता था। इसको जॉन एफ कैनेडी ने हटाया था, जब वे ऑफ पिक्स वाली घटना हुई थी।
जो क्यूबा में हुआ था। सो अब इसकी लीड यही कर रहा था। ये तो साफ बोलता है कि भैया जो इनविजिबल था, ओसवाल्ड उसने हत्या कर दी। यहाँ से बात खत्म हो गई। ये कमिटी जो वार्न कमिटी थी इसने अपनी क्लोज़र रिपोर्ट दे दी। सो इसके बाद होता क्या है, बाद में 1979 में एक और जाँच रिपोर्ट बैठती है एचएससीए की। वो रिपोर्ट ये कहती है कि हो ना हो इसमें 90% चांसेस ये हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। कि डायरेक्ट उसने इनविजिबल इनको नहीं मारा है। तो ये कहानी थी जॉन एफ कैनेडी की और डीप स्टेट की। यहाँ से हमें समझ में ये आता है, जो डीप स्टेट है वो अमेरिका का भी सगा नहीं है एक तरह से देखो तो। यहाँ पर जो इनविजिबल लोग बैठे हैं, हाई प्रोफाइल लोग बैठे हैं, वो अपने हिसाब से चीज़ें तय करने, अपने बिज़नेस के इकोनॉमी पे तय होती चीज़ें और अपने हिसाब से दुनिया को चलाना चाहते हैं। यहाँ से ये प्लान समझ में आता है। यूएस प्रेसिडेंट एक कठपुतली है, अगर वो उनके इशारे पे चलता है, तो वो आराम से राज करता है अमेरिका पे, अगर वो उनके खिलाफ जाता है, तो उसके साथ में जॉन एफ कैनेडी की जैसे हत्या हुई ऐसा कुछ हो सकता है। सो हमने आपको 3 चीज़ें बताई कैसे जॉन एफ कैनेडी और डीप स्टेट के बीच में एक अनसीन वॉर चल रही थी। उसके 3 मेजर रीज़न्स जो दिए थे वो थे कि बे ऑफ पिग्स हुआ था, ठीक जिसके पीछे सीआईए से डायरेक्ट पंगा हो गया था। दूसरी चीज़ ये थी कि एनएसएएम 263 यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्शन मेमोरेंडम 263 को साइन कर दिया था, जो वियतनाम से लोगों को हटाना था। तीसरी चीज़ थी डिमोना जो इज़राइल में न्यूक्लियर रिएक्टर था, जहाँ पे बम बनना था न्यूक्लियर बम, उसको बंद करना चाहते थे सीआईए नहीं चाहता था कि ये चीज़ बंद हो, प्रेसिडेंट जॉन एफ केनेडी के खिलाफ था। इसे हो ना हो, एक तरह से आयरनी ये निकलती है कि उनकी हत्या इसी चक्कर में हो गई और सबसे बड़ी आयरनी ये थी कि वॉरेन जो कमीशन था, वो तो सीधे ही जॉन एफ केनेडी को जो डेथ थी उसको एक नॉर्मल हत्या करार दे देता है, ना कि कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और जो उसको लीड कर रहे थे वो थे एलन डुल्स। सो ये कहानी थी कैसे जॉन एफ कैनेडी को ही सुलटा दिया गया अपने ही देश में, ठीक है, अपने ही लोगों के द्वारा। सो अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, कि कैसे यूएस में जो ड्रग्स का कल्चर है, ठीक, कैसे ये अफ़ीम जाती है। सो इसको प्रमोट कौन कर रहा है? दूसरी बात ये आती है कि यहाँ पर एक सीन और हुआ है। ये जो डीप स्टेट है इसने क्या किया ड्रग्स को इतना प्रमोट कर दिया अपने देश में ही अपने लोगों को ही ज़बरदस्ती देना शुरू कर दिया था। ठीक है? उनको खुद से इंजेक्शन लगा रहे थे, उन पे ट्रायल कर रहे थे। आधा देश उन्होंने खुद से फूँक दिया। सबसे पहले केस फाइल आती है वो आती है द गोल्डन ट्रायंगल, ठीक है? वियतनाम एरा। इसमें होता क्या है बेसिकली जो ये एक अमेरिकन एयरलाइन थी, ठीक है? या सीआईए की एक एयरप्लेन था। उसमें क्या था एयर अमेरिका उसका नाम था। उसमें क्या था उसमें ड्रग्स भर-भर के अमेरिका आ रहा था बेसिकली। उसमें अमेरिका प्रमोट कर रहा था ड्रग्स को अपने देश में। ये बेसिकली एक डीप स्टेट का प्लेन था, उसके थ्रू आ रहा था। बात ये थी कि जब वियतनाम वॉर चल रही थी, तो यहाँ पर क्या था कि जो यहाँ के ड्रग्स पेडलर्स थे या जो लोग इसकी खेती करते, जो लोग इसके बेसिकली सरदार थे, वॉरलॉर्ड्स थे, ठीक है? वो क्या कर रहे थे, वो अमेरिका के साथ हाथ मिला लिए थे। कि हम तो वियतनाम में जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जिनके खिलाफ अमेरिका युद्ध लड़ रहा है, हम तो उनके खिलाफ आकर तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए हमारा ड्रग्स को प्रमोट करने दो और हमारे पास पैसा आने दो। सो इस चीज़ को सीआईए या डीप स्टेट प्रमोट कर रहे थे। सबसे पहला केस आता है और इसका जो सोर्स वो था अल्फ्रेड मैककॉय, ठीक है? इनकी एक किताब थी द पॉलिटिक्स ऑफ हीरोइन। इसमें ये डॉक्यूमेंटेड था बिल्कुल। इन्होंने ये चीज़ प्रूव करके दी थी कि कैसे सीआईए जो है वो ग्लोबल ड्रग्स को प्रमोट कर रहा है अपने फ़ायदे के लिए, अपने एक मिशन के लिए। सो नेक्स्ट चीज़ जो आती है, अब ये जो 2 टॉपिक है ईरान कॉन्ट्रा और डार्क अलायंस इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ईरान और कॉन्ट्रा का जो संबंध था उसकी कहानी ये है कि देखो, ये उस दौर की बात है 1970s के बाद में ईरान जब यूएस का दुश्मन बन चुका था, ठीक है? यूएस और ईरान दुश्मन थे, तो होता क्या है, तो बेसिकली कहानी ये है कि नॉर्थ अमेरिका है, वहाँ पर एक कंट्री है निकारागुआ, वहाँ पर एक सरकार थी, उस सरकार को यूएस पसंद नहीं कर रहा था, उसको वहाँ पर रेजिम चेंज करनी थी। तो यहाँ पर क्या था कि वहाँ के जो सरकार विरोधी लोग थे, ठीक, कॉन्ट्रास्ट जो लोग थे, उनको एक संगठन था कॉन्ट्रास्ट, ठीक है? अब उसको पैसा देना था। और प्रमोट करना था ताकि वो सरकार के रिजीम को चेंज कर पाएँ। बट हो क्या रहा था यहाँ पर कि जो कॉन्ट्रास्ट उनके पास पैसा नहीं था और दूसरी चीज़ ये थी कि यूएस ने ये चीज़ डायरेक्टली बोल दी थी कि हम कॉन्ट्रास्ट को सपोर्ट नहीं करेंगे। मतलब फ्रंट लाइन से, हम डायरेक्टली पैसा नहीं देंगे, ठीक है? अब यहाँ पर डीप स्टेट चाहता था कि प्रमोट करे और रिजीम चेंज करवाए। यहाँ पर क्या होता है कि ईरान के साथ ये दुश्मन है। ईरान दुश्मन है यूएस का, चुपचाप हथियार बेच देते हैं। मतलब कोई डॉक्यूमेंटेड डील नहीं थी ये। एक इल्लीगल डील होती है जिसमें ईरान दुश्मन को हथियार बेचते हैं। जो एक मोटी रकम ईरान से आती है, उस रकम को ये लोग निकारागुआ बेच देते हैं और कॉन्ट्रास्ट के पास, ताकि उसे प्रमोट हो सके और दूसरी चीज़ ये थी कि निकारागुआ में जो लोग थे जिनके पास ड्रग्स बहुत ज़्यादा था, ये लोग अमेरिका में ड्रग्स मँगवा रहे थे कि तुम आओ बेचो आके अमेरिका में और पैसा कमाओ और अपने देश में रेज़ीम चेंज करो और अपने प्रेसिडेंट के खिलाफ लड़ाई करो। सो निकारागुआ में ये ईरान और कॉन्ट्रास्ट वाली कहानी वहाँ पे थी। अब दूसरी बात आती है कि गैरी वेब नाम का एक जर्नलिस्ट था, एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था, उसने एक डॉक्यूमेंट्री छाप दी थी, उसका नाम था डार्क अलायंस, ठीक है? अब उसके बाद में उसके सर में 2 गोलियाँ लगती हैं और वो मरा मिलता है 2004 में।
उसकी रिपोर्ट जो थी वो ईरान कॉन्ट्रा पर ही बेस्ड थी, ठीक है? इस चीज़ को लेकर जो बड़े-बड़े जर्नल्स हैं अमेरिका के वो इसको एक तरह से ये दिखाते हैं कि नहीं, नहीं ये तो झूठ बोल रहा है, ठीक है? और दूसरी बात ये कि जो उसमें पूरा केस पुलिस ने बनाया, केस ये बनाया गया था कि ये जो बंदा था इसने गलत खबर छाप दी, जब गलत खबर छाप दी, इसकी जॉब चली गई, ये मेंटली प्रेशर में आया, इसने अपने सर में 2 गोलियाँ मार ली। बट सवाल ये उठता था यहाँ पर कि एक आदमी अपने सर में 1 गोली मारेगा उसका काम खत्म हो जाएगा, उसके अंदर इतना कॉन्शसनेस नहीं बचेगी कि वो अपने सर में दूसरी गोली मार पाए। 2 गोलियाँ कैसे लगी? इस पर बहुत बड़ा बवाल हुआ था अमेरिका में। ये डार्क अलायंस इसने छापा था, उस डॉक्यूमेंट का नाम था और जिस बंदे ने छापा था उसका नाम था गैरी वेब। सो इस पे बहुत बवाल हो चुका है, ठीक है। अब ये चीज़ थी ईरान कॉन्ट्रा की और द डार्क अलायंस की अफ़गानिस्तान की। बेसिकली 2001 से लेकर के 2021 तक अफ़गानिस्तान में अमेरिका था। यहाँ पर सीन क्या था कि जितने भी बड़े-बड़े अफ़ीम की खेती हो रही थी, उस टाइम पे बहुत बड़ी मात्रा में खेती हो रही थी अफ़ीम की पूरे अफ़गानिस्तान में। सो यहाँ पर एक चीज़ और आपको मैं बता दूँ, जो अभी की तालिबान सरकार है, ये सरकार अफ़ीम को प्रमोट नहीं कर रही है, अफ़ीम के खिलाफ बैन लगाया हुआ है अफ़गानिस्तान में। बट जब तक अमेरिका रहा तब तक एक लार्ज प्रोडक्शन में अफ़ीम खेती हो रही थी। क्या कहानी ये थी कि यहाँ पर भी जो वॉर लॉर्ड्स थे या जो बड़े-बड़े ये अफ़ीम की खेती करने वाले, अफ़ीम को बेचने वाले पेडलर्स थे, इनसे एक संबंध बनाया हुआ था। इनसे एक कहानी ये थी, इनका एक रिलेशन ये था कि तुम अपनी ड्रग्स बेचो पूरी दुनिया में, ठीक है? हम प्रमोट करेंगे, अपनी आँखें मूंद लेंगे। हम उस पे कोई एक्शन नहीं लेंगे, बट हमें तालिबान का पता बताओ, उनकी खबरें बताओ आकर के। सो अफ़ीम की खेती इसलिए मास प्रोडक्शन में अमेरिका खुद ही करवा रहा था। सो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर होती है और दूसरी बात ये थी कि बाद में जब चले गए तो तालिबान सरकार आई, तालिबान सरकार ने अफ़ीम पर पूरी तरह से बैन लगा दिया, पूरे अफ़गानिस्तान में। अब नेक्स्ट आता है एमके अल्ट्रा। अब ये जो एमके अल्ट्रा है, ये चीज़ सबसे खतरनाक प्रोजेक्ट था, डीप स्टेट का जो अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हुआ है। ये कहानी थी, इसकी टाइमलाइन थी, वो थी 1953 से लेकर 1973 के बीच में। अब ऑब्जेक्टिव क्या था कि इनको ना लोगों के माइंड पे कंट्रोल करना था। ये लोग ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से हम कुछ ऐसा बना लें, जिसके थ्रू हम आदमी को कंट्रोल कर पाएँ, उससे कुछ भी कबुलवा लें। मतलब अगर मान लो, सपोज़ करो क्योंकि उस टाइम पे जो कोल्ड वॉर का एरा चल रहा था, अगर सपोज़ करो ये कोई एक साइंटिस्ट पकड़ लेते हैं, सोवियत साइंटिस्ट, उसको उठा के अमेरिका लाते हैं, उसको कुछ खिला-पिला दें, उससे कुछ ऐसा कर दें कि वो हर बात बता दे जो यहाँ पर यूएसएसआर में, सोवियत यूनियन में चल क्या रहा है। अब इसको ऐसा समझो कि आपका कोई एक पड़ोसी है जिससे आपकी बनती नहीं, वो आपके खिलाफ कुछ ना कुछ प्लान करता है। आप चाहते हो कि उसके घर के बच्चे को हम ऐसे उठा लें और उस बच्चे को कुछ खिला-पिला दें ताकि वो हर बात हमको बता दे आके। सो इन्होंने ड्रग्स का काम किया। यहाँ पर क्या किया इन्होंने बहुत सारे सेफ हाउस बनाए पूरे सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है? वहाँ पर जो महिलाएँ सेक्स वर्कर थीं, उनको वहाँ पर रखा गया। ठीक, वहाँ पर जो मेन आते थे उनको ड्रग्स का डोज़ देते थे, उनको कुछ पीने में मिला के देते थे। उसके बाद में एक डबल ग्लास की एक वॉल हुआ करती थी, उसके इधर सीआईए वाले लोग बैठते थे, वो लोग ये चीज़ गौर करते थे, बिहेवियर पर नोटिस करते थे। तो ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई, बहुत ज़्यादा सेफ हाउस बने थे। और इस चीज़ की जो रिपोर्ट थी, इस चीज़ को जो क्लियर आउट किया था, इस चीज़ को जो फिगर आउट किया था, एक चर्च कमेटी थी, उसने ये सारी चीज़ें ओपनली रखी थी और उसने इस चीज़ पर बवाल काटा था पूरे अमेरिका में, 1975 की बात है। बट ये चीज़ एमके अल्ट्रा इतना खतरनाक प्रोडक्ट था कि इन्होंने अमेरिका में शायद ही कोई ऐसा स्टेट होगा 51 स्टेट्स में, इसको छोड़ा होगा जहाँ पर ये चीज़ ट्राई नहीं करी होगी अपने लोगों पर, सरकारी लोगों पर, जो लोग सरकार के अंडर काम कर रहे थे। कोई गवर्नमेंट जॉब में था, उस तक को नहीं छोड़ा गया। उस पर ये ड्रग्स वाली चीज़ अप्लाई करी गई, ताकि किसी तरह से हम कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करके प्राप्त कर लें, जिसके थ्रू हम लोगों को माइंड पे कंट्रोल कर पाएँ। तो ये चीज़ थी, ठीक है? और जो ड्रग्स दे रहे थे उसका नाम था एलएसडी। अब इसके बाद में एक चीज़ और यूज़ कर रहे थे ये लोग, इलेक्ट्रो शॉक थेरेपी। इसमें भी दिमाग को शॉक, जो आपने पिक्चर देखी ना 4-5 टेप लगे होते हैं, अलग-अलग वायर कनेक्ट होते हैं और दिमाग कंट्रोल करते हैं। तो बेसिकली ऐसा ही कुछ ये प्लान डीप स्टेट का था, अमेरिका का प्लान था। 1953 से लेकर 1973 के बीच में ऐसा ही कुछ ट्रायल हुए थे अमेरिका में। अब एक नेक्स्ट केस आया था सामने, फ्रैंक ऑल्सन केस। इस केस में बेसिकली हुआ क्या था कि एक गवर्नमेंट साइंटिस्ट था जो बायो वेपन्स पे काम कर रहा था अमेरिका के लिए, ठीक है? अब ये साइंटिस्ट पे इसको एलएसडी ड्रग्स दिया गया और लगभग 13 मंजिल की बिल्डिंग से इसके घर के मौत हो गई। बट इसकी फैमिली ये कह रही थी कि इसकी डेथ नहीं हुई थी, इसको मारा गया। इसको मारा क्यों गया? क्योंकि कुछ सीक्रेट्स थे जिनको अमेरिका छुपाना चाह रहा था और ये बंदा जानता था और इसको शायद ओपन कर सकता था, उनको ये डाउट था। इसलिए इसको ड्रग्स देके 13 मंजिल से गिरा दिया गया। बट ये इतना बड़ा साइंटिस्ट था, इसके बाद में बहुत ज़्यादा बवाल कटा अमेरिका में। और जो इसका एक्सपोज़र था, सबसे बड़ी बात, जो सारी चीज़ें निकल के आई, ये निकल के आई थी चर्च कमेटी के बाद में। देखो इसके सबसे पहले कुछ मेन प्लॉट्स थे। मेन प्लॉट क्या थे कि कैसे फॉरेन लीडर्स को मारा गया, जैसे कास्ट्रो हो गया, लुमुम्बा हो गया, ठीक है? ईरान में मोसादेक हो गया, इन पे कैसे रिजीम चेंज ऑपरेशंस प्लान किए गए इन देशों में, क्या चल रहा है? इस सारी चीज़ों को ओपनली रखा कि चर्च कमेटी ने, डीप स्टेट, सीआईए एक तरह से
एक छत्र राज कैसे कर रहा है और जिस देश में चाह रहा है, अपने देश में चाह रहा है, हर जगह उल्टे-सीधे काम कर रहा है। उसके बाद में एफबीआई कैसे हैरेस कर रहा था सिविल राइट्स लीडर्स को, जो अमेरिका के बड़े-बड़े लीडर्स थे, उनको हैरेसमेंट किया जा रहा था, उनको पकड़ा जा रहा था। और सीआईए के अंदर ही 2-4 गुट बने हुए थे, वो लोग भी एक-दूसरे के खिलाफ काम कर रहे थे। इस चीज़ को एक्सपोज़ किया, ठीक है। इल्लीगल जो मेन लिंक थी, ठीक है, सर्विलांस रख रहे थे ये लोग यूएस के जो सिटिज़न्स थे, उन पे काम कर रहे थे और एक वाटरगेट स्कैंडल हुआ था। बेसिकली वाटरगेट स्कैंडल में हुआ क्या था कि अमेरिका में एक पार्टी अपने जो पावर में है, वो अपने अपोज़िशन पार्टी के कुछ माइक्स लगाती है, कुछ कैमरा लगाती है, ताकि उनके ऑफ़िस में रिकॉर्ड कर सके चल क्या रहा है। इसको बोलते हैं वाटरगेट। सबसे बड़ा इसको बात बोली गई और इसको लेके बहुत ज़्यादा बवाल करा था। बट जज कमेटी ने इस चीज़ को ओपनली रखा के सामने कि डीप स्टेट सीआईए कैसे अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं। बाद में फिर कुछ लॉ बने, कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करी गई ताकि सीआईए को थोड़ा प्रेसिडेंट के कंट्रोल में ला सकें। बट जज कमेटी एक ऐसी कमेटी 1975 की जिसने सारी चीज़ें एक्सपोज़ करी जितनी चीज़ मैंने आपको अभी तक बताई। एक नाम है जॉर्ज सोरस, इसकी बहुत चर्चा होती है आजकल। रील्स में दिखाते हैं कि ये एक आदमी ऐसा है जो डीप स्टेट है बिल्कुल और वो सब कुछ प्लान करता है, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चलती है, दुनिया वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ठीक है, भारत ने उस पर भी आपत्ति जताई थी, उसके बारे में भारत ने भी उसका नाम लिया था ओपनली। बट ये कहानी क्या है, जॉर्ज सोरस की अभी तक किसी के पल्ले नहीं पड़ी है। सो मैं बताता हूँ आपको जॉर्ज सोरस कौन है। देखो, ये एक इकोनॉमिस्ट है, ठीक है? एक ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसा समझो कि एक शेयर मार्केट में काम करने वाला बंदा था। इसने क्या किया था 1992 में जो ब्रिटिश पाउंड है उसको इतना गंदे तरह से ब्रेक कर दिया था कि 1 बिलियन का प्रॉफ़िट बनाया था अपना इसने। तो वहाँ से इसका नाम सामने आया था 1992 के बाद। ठीक है, उसके बाद में फिर इसने क्या किया दुनिया भर के एनजीओज़ को फंड करना शुरू किए, जो लोग बेसिकली सरकार या वहाँ के रिजिम के अपोज़िट चल रहे थे। इसमें एक नाम और सामने आया, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे थे और जो सोनम वांगचुक है, ठीक है? इनका रिलेशन भी जॉर्ज सोरोस से निकला था और ये लोग 2-4 बार उनके रिलेटिव से मिले थे जाके, जो ये सोनम वांगचुक है, ठीक है? बेसिकली लद्दाख में जो कांड हुआ था और उसके बाद से सोनम सोनम वांगचुक जेल में है। इनकी बात मैंने पहले भी करी थी बट जॉर्ज सोरोस से एक तरह से ये कनेक्शन था और इस बात को लेकर के लद्दाख वाली बात को लेकर अपनी गवर्नमेंट ने भी बोला था कि जॉर्ज सोरोस क्या कर रहे हैं दूसरे देशों में पैसा दे करके, एनजीओ को प्रमोट करके, एनजीओ के नाम पर वो वहाँ की सरकार के खिलाफ एक्शन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी सरकार के अपोज़िट में कुछ प्लान्स कर रहे हैं। सो ये चीज़ जॉर्ज सोरोस का नाम इस बार बहुत बार सामने आया, ठीक है? इंडिया में सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इन्होंने अडानी ग्रुप को लेकर के और बीजेपी को लेकर के, ठीक है? कुछ क्लैश कराने की कोशिश करी थी जॉर्ज सोरस ने। सो ये चीज़ थी यहाँ पर जॉर्ज सोरस की और बस इतना ही है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा आदमी हो डीप स्टेट पूरा इसके दम पे चल रहा हो। डीप स्टेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिनका नाम कभी सामने आता भी नहीं, ना कभी आप जान पाओगे। सो ये कहानी थी पूरे डीप स्टेट की। देखो डीप स्टेट का सिंपल सा मतलब ये है कि जो पावरफुल लोग हैं, ये लोग कंट्रोल करते हैं उस गवर्नमेंट को भी और अदर कंट्रीज़ को भी, ठीक है? और वहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सरकार चाहते हैं और बस अपना फ़ायदा निकालना चाहते हैं। युद्ध इनके लिए एक बिज़नेस है। युद्ध का बिज़नेस का मतलब ये है कि जब तक हथियार बिकता रहेगा तब तक युद्ध चलता रहेगा। ये चीज़ से प्रॉफ़िट कमा रहे हैं और ऐसा ही वर्ल्ड वॉर 2 में भी इन लोगों ने किया था, बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट कमाया था। तो ये पुरानी स्ट्रैटेजी है इनकी और कुछ प्लान्स होते हैं जैसे वोट चोरी एक बहुत कॉमन चीज़ है दुनिया भर में चलती है। इंडिया में भी एक बार अभी राहुल गांधी के थ्रू ट्रायल हुआ था। और रही बात जॉर्ज सोरस की, तो राहुल गांधी के भी कुछ ऐसे लिंक मिले हैं जो जॉर्ज सोरस से मिलते हैं जाके। जब ये विदेश जाते हैं कहीं न कहीं जॉर्ज सोरस का कोई एक सेक्रेटरी हो गया या कोई एक बंदा हो गया जो जॉर्ज सोरस की कंपनी में काम करता है, उसके थ्रू कुछ कनेक्शंस हैं राहुल गांधी के। तो मैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल नहीं होऊँगा और इस पर नहीं जाऊँगा, बट ऐसा कुछ है और ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। रही बात वीडियो की, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो यार प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट दिखा दो, क्योंकि चैनल बहुत ही ज़्यादा डाउन है, चैनल पे कुछ है भी नहीं और मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ी बहुत हेल्प करोगे। दूसरी बात ये कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल किसी नए एपिसोड के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।